हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर का वन शॉट रिवीजन। इस वीडियो के अंदर अपन इस चैप्टर से रिलेटेड जो थ्योरी है उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। इसमें सबसे पहला जो पार्ट है, क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं अपन इस चैप्टर के अंदर, जो हम टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले तो इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी और रिजिडिटी, ये तीनों क्या हैं, इनकी बेसिकली डेफिनेशंस और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ये अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद में इलास्टिक लिमिट क्या होता है और इलास्टिक फैटीग क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये डेफिनेशन, इनके यूनिट वगैरह क्या हैं, क्या इनके फॉर्मूले और कैसे इनको हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, ये सारा कुछ देखेंगे। इनके जो टाइप्स हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के, बेसिकली 3 टाइप होते हैं, उन टाइप्स को अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अपन हुक्स लॉ पे आएंगे, हुक्स लॉ के बारे में जानेंगे। और सबसे जो मेन पार्ट है इसका, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। उस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में अपन स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व बनाएंगे। हर मटेरियल के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में कैसा कर्व आता है, उससे कैसे हम क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। और इलास्टिक हिस्टेरेसिस एंड टाइप ऑफ मटेरियल्स के बारे में जानेंगे। और सबसे लास्ट में टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑफ इलास्टिसिटी, जिसके अंदर 3 टाइप की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैं। पहली यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दूसरी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और तीसरी जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होती है। ये पूरा इस चैप्टर के अंदर अपन कवर करने जा रहे हैं, जिसको अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करता हूं रिवीजन का पार्ट। इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जो सबसे पहला टॉपिक है, उसमें डेफिनेशंस देखनी है इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी और रिजिडिटी की। तो इलास्टिसिटी क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स सून। सबसे पहले डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है इसको जानते हैं। तो डिफॉर्मिंग फोर्स है जो डिफॉर्म करेगा शेप को किसी भी बॉडी के, मतलब एक ऐसा फोर्स जो हम किसी बॉडी पे अगर अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी के शेप को बिगाड़ देगा। तो किसी भी बॉडी के शेप को बिगाड़ने वाला जो फोर्स होता है उसको बोला जाता है डिफॉर्मिंग फोर्स। अब किसी बॉडी पे अपन ने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो उसकी बॉडी के शेप में चेंज आएगा, शेप बिगड़ेगा। और जैसे हम इसको हटाएंगे डिफॉर्मिंग फोर्स को, अगर वो बॉडी ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेती है, तब हम उसको बोलते हैं कि वो बॉडी इलास्टिक है। और जिस प्रॉपर्टी की वजह से मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन करेगा, जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देंगे, उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है इलास्टिसिटी। अब देखो, इलास्टिसिटी में ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी अ बॉडी अपोजेस द चेंज इन इट्स शेप बाय अप्लाइंग डिफॉर्मिंग फोर्स। सीधा सा मतलब है, अगर हम किसी बॉडी पे एक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं और वो डिफॉर्मिंग फोर्स का बिल्कुल भी अपोज नहीं करता है, तो फिर सीधी सी बात है, चेंज भी कुछ नहीं आएगा और रीगेन भी कुछ नहीं होगा। मतलब कोई बॉडी जितना ज्यादा अपने शेप में चेंज का अपोज करेगी, मतलब उसके पास जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो ज्यादा है, तो वो रीगेन भी उतना ही ज्यादा करेगी। तो अगर कोई बॉडी अपने शेप में जब आप चेंज करा रहे हो, उस शेप में चेंज का अपोज करती है, इसका मतलब वो ज्यादा इलास्टिक, जो जितना ज्यादा अपोज करेगी वो उतना ही ज्यादा इलास्टिक होगी, मतलब वो उतना ही ज्यादा अपने आप को रीगेन भी कर पाएगी, क्योंकि उसका इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो यहां पे ज्यादा है। उसी का एक एग्जांपल है, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। जो स्टील होती है वो रबर से ज्यादा इलास्टिक होती है। कारण, एक स्टील की रॉड लीजिए और एक रबर की रॉड लीजिए, उन दोनों को आप खींचिए तो रबर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो डिफॉर्मिंग फोर्स से जो हम उसमें चेंज लाने की कोशिश करेंगे उसका ज्यादा अपोज करेंगे। ज्यादा अपोज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, मतलब वो रीगेन भी ज्यादा करेगी। तो स्टील यहां पे ज्यादा इलास्टिक है एज कंपेयर ऑफ रबर। हाँ, रबर में क्या चीज है, रबर को जब हम खींचेंगे तो उसकी जो लेंथ है वो मल्टीपल टाइम बढ़ सकती है। तो जो उसका इलास्टिक रीजन है, मतलब उसके लेंथ में जो चेंज हो जाएगा विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन, वो ज्यादा है, तो उसमें इलास्टिक रीजन ज्यादा है, जबकि इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी है वो स्टील में ज्यादा होती है। अब आते हैं अपन प्लास्टिसिटी, जो दूसरी प्रॉपर्टी है प्लास्टिसिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स। इसी से उलट के बात की जा रही है। पहले वाले में इलास्टिसिटी में अपन ने क्या देखा कि जैसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन करती है। तो अगर वो रीगेन करती है तो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है।
और अगर वो रीगेन नहीं कर पा रही है, डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया तब भी अपने ओरिजिनल शेप पे नहीं जा पा रही है, ये है प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी। अब देखिए, एक कोई बॉडी थी, उसमें अपन एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, उसके लेंथ में या उसके शेप में कुछ चेंज किया अपन ने। अब जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स अपन ने हटा दिया तो वो पूरे तरीके से वापस नहीं आ पाई अपनी ओरिजिनल शेप में। तो दोनों प्रॉपर्टीज हो गई ना, जिसकी वजह से वापस आई, जो रीगेन किया डिफॉर्मिंग फोर्स हटने के बाद, जो अपने ओरिजिनल शेप को उसने लाने की कोशिश की, वो है इलास्टिसिटी, और जो रह गई, जो नहीं ला पाई, वो है प्लास्टिसिटी। अब आते हैं तीसरे वाले पे, रिजिडिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस एनी चेंज इन इट्स शेप बाय अप्लाइंग डिफॉर्मिंग फोर्स। अब देखो, कोई भी बॉडी का जो मटेरियल है, जिस भी मटेरियल से बनी है, वो कितना ज्यादा अपोज करेगा, मतलब कितना ज्यादा अपने शेप में चेंज नहीं आने देगा। अब फिर से मैं फर्स्ट और थर्ड वाले को कंपेयर कर रहा हूं। ये एक बॉडी है मेरे पास, इस पे मैंने कोई भी इसको तोड़ने के लिए किसी भी तरीके से डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो मैं इसको नहीं ब्रेक कर पाया, मैं इसके शेप में चेंज नहीं ला पाया। वो ये है प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी। ये रिजिड थी कि मैं इसके शेप में चेंज नहीं ला पाया। अगर इसके शेप में कुछ चेंज आया, लेकिन वो जो चेंज आया उसके बाद में जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया और वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस चली गई, वो है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी और जो रिजिडिटी, इनमें भी बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है समझने के लिए। वैसे तो दोनों बहुत अलग बातें हैं, पर समझने वाइज, क्योंकि दोनों में लगभग एक जैसी बात लिखी जाती है। यहां पे भी अपन लिखते हैं कि अपोजेस, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी अ बॉडी अपोजेस द चेंज इन शेप बाय अप्लाइंग डिफॉर्मिंग फोर्स। यहां पे भी लगभग लैंग्वेज दिखने में उसके जैसी लगती है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी बॉडी पे हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, हम उसके शेप में चेंज नहीं कर पाए, ये रिजिडिटी की प्रॉपर्टी है। रिजिडिटी की वजह से हम चेंज नहीं ला पाए, पर अगर उसमें कुछ चेंज आया, कुछ अपन चेंज ला पाए, तो जो चेंज लाया और डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते वो वापस आ गया, वो थी इलास्टिसिटी। आई थिंक तीनों बातें समझ आ गई होंगी। अब अपन अगले वाले टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है इलास्टिक लिमिट, द मैक्सिमम स्ट्रेस और फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ऑन बॉडी विदाउट कॉजिंग परमानेंट डिफॉर्मेशन। मतलब किसी भी बॉडी में मैक्सिमम अपन कितना फोर्स अप्लाई कर सकते हैं जिससे उसके शेप में परमानेंट चेंज ना आए। मतलब हमने फोर्स लगाया और फोर्स हटाते ही वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जा रही, वो ऐसा कौन सा मैक्सिमम फोर्स होगा जहां तक अपने ओरिजिनल शेप में वो वापस आ पाएगी डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते ही, उसको बोला जाता है इलास्टिक लिमिट। वो लिमिट है, मतलब उससे ज्यादा अगर अपन ने फोर्स लगा दिया तो उसके शेप में परमानेंट एक चेंज आ जाएगा। मतलब इलास्टिक लिमिट से कम फोर्स पे अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देंगे तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में वापस जाएगी। उससे ज्यादा पे जाकर के अगर हम रिमूव करेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में नहीं जा पाएगी, कुछ ना कुछ उसमें परमानेंट डैमेज रह ही जाएगा। ये इलास्टिक लिमिट है। आगे जो पॉइंट्स देखे हैं, व्हेन अ मटेरियल इज स्ट्रेस्ड टू अ पॉइंट बिलो इट्स इलास्टिक लिमिट, it will return to its original shape once stress is removed, while beyond this limit a permanent deformation is made in body, जो मैंने अभी बोला। लास्ट है elasticity is the property of material while elastic limit of body। अच्छा, इसमें भी इलास्टिक लिमिट में भी एक छोटी सी कंफ्यूजन रहती है। जो इलास्टिक लिमिट विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेस, वो डिपेंड नहीं करता है बॉडी पे, लेकिन जो फोर्स होगा, इलास्टिक लिमिट का जो फोर्स होगा, वो जिसको अपन ब्रेकिंग फोर्स से भी समझते हैं, वो डिपेंड करता है आपके बॉडी पे। तो फोर्स डिपेंड करेगा बॉडी के शेप पे, लेकिन इलास्टिक लिमिट अगर स्ट्रेस के रिस्पेक्ट में पर समझ रहे होंगे तो बॉडी के शेप पे डिपेंड नहीं करेगा। इलास्टिसिटी जो है वो पूरे तरीके से मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस की बात कर रहे होंगे तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, फोर्स के रेस्पेक्ट में बात कर रहे होंगे तो वो प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी है। अपन चलते हैं अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट है इलास्टिक फैटीग। देखो इलास्टिक फैटीग क्या होता है, द टेम्परेरी लॉस ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ रिपीटेड ऑल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग फोर्सेस कॉल्ड इलास्टिक फैटीग। देखो किसी भी बॉडी पे जो एक टेम्परेरी लॉस होगा, बॉडी अपन ने क्या किया, बॉडी पे ऑल्टरनेट खूब सारे बार बार डिफॉर्मिंग फोर्स हटा रहे हैं, फिर लगा रहे हैं, फिर हटा रहे हैं, फिर लगा रहे हैं, तो होगा क्या, धीमे धीमे उसमें टेम्परेरी लॉस होगा, जो फाइनली कभी ना कभी एक टाइम के बाद में, टाइम इंटरवल के बाद में वो परमानेंट चेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो टेम्परेरी लॉस हुआ
यही है इलास्टिक फैटिग। और ह्यूमन बॉडी से भी आप समझते हो, जिसको अपन थकावट बोलते हैं, डेली बेसिस पे हमें थोड़ी थकावट होती है, पर वो टेम्परेरी है, पर धीमे धीमे एक टाइम के बाद मसल्स पूरे तरीके से वीक हो जाती है। जब अपन 60 70 80 की एज में आते हैं तो परमानेंट चेंज भी आता है। लेकिन अभी जो डेली बेसिस पे जो थकावट हो रही है, जो फैटिग है, वही इसमें भी मटेरियल में जो एक तो परमानेंट चेंज आ जाएगा। परमानेंट चेंज तो एक लिमिट के बाद, एक टाइम के बाद आएगा, लेकिन रेगुलर अगर अपन उस पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, फिर हटाते हैं, रिमूव करते हैं, फिर अप्लाई करते हैं, तो एक टेम्परेरी जो उसमें लॉस होता जाएगा इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी का, उसे बोला जाता है इलास्टिक फैटिग, जो फाइनली एक दिन परमानेंट उसमें डैमेज में चेंज हो जाता है। आगे है इसी के कुछ एग्जांपल। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ब्रिजेस आर डिक्लेयर्ड अनसेफ आफ्टर अ डेफिनेट टाइम। जो ब्रिज होते हैं, पुल होते हैं, आपको पता है एक टाइम के बाद में उनको अनसेफ बोल दिया जाता है कि अब इस पे गाड़ियां नहीं चल सकती, क्योंकि अब इसके टूटने के चांस है। क्योंकि वही हर दिन उसके ऊपर से हैवी व्हीकल्स मूव करते रहे, उसमें एलोंगेशन हुआ, फिर वो अपनी ओरिजिनल लेंथ में फिर एलोंगेशन, तो ऐसा होते होते कई सालों तक एक टाइम के बाद वो लिमिट क्रॉस कर चुके होते हैं। अब अगर उस पे से हैवी व्हीकल जाएंगे तो उनके टूटने की पॉसिबिलिटी होती है। तो जो टेम्परेरी लॉस था वो अब परमानेंट लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसे ही दूसरा है अ स्प्रिंग बैलेंस शोज रॉन्ग रीडिंग्स आफ्टर यूज। देखो एक जो स्प्रिंग बैलेंस है उसको मैं अगर इधर ड्रॉ करूं, कुछ इस टाइप से अपन ड्रॉ करते हैं। ये इसके अंदर एक ये स्प्रिंग होता है, इसके साथ में इधर एक पेन है। इसको अपन वे करने के लिए यूज करते हैं। बार बार इस पे अपन कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसमें एलोंगेशन ये स्प्रिंग खींचता है, फिर हटा लिया तो फिर अपनी ओरिजिनल लेंथ में आएगा, फिर एलोंगेशन आएगा, फिर अपनी ओरिजिनल लेंथ में। तो ये बार बार होता रहेगा। होते होते एक दिन ऐसा आता है कि इसके स्प्रिंग में एक परमानेंट एलोंगेशन आ जाता है। मतलब अपन ने पेन में कुछ भी नहीं रख रखा, तब भी वो 150 ग्राम दिखा रहा है। जीरो होने पे भी 150 ग्राम दिखा रहा है, क्योंकि उसके स्प्रिंग में एक परमानेंट एलोंगेशन आ चुका है। अब वो डैमेज हो चुका है, अब वो खराब हो चुका है। तो ये टेम्परेरी लॉस होता जा रहा है। डेली के डेली जब अपन उस पर वेट करते जा रहे हैं तो स्लाइटली टेम्परेरी लॉस होता जा रहा है। फैटिग फाइनली एक दिन परमानेंट डैमेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा, वायर विल ब्रेक आफ्टर मल्टीपल फोल्डिंग। ये शायद सबने किया भी हो। एक वायर है, उसको ऐसे दो टाइप मोड़ते जाइए, फाइनली वो टूट जाती है। तो इलास्टिक फैटिग क्या है? जो टेम्परेरी लॉस हो रहा है बार बार, जो ऑल्टरनेट अपन डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं उनकी वजह से। चलता हूं अगले टॉपिक पे। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट एक्सप्रेसेस द इंटरनल फोर्स that neighboring particles of continuous material exerts on each other। जो इसको फॉर्मूला है, मैं इसको सिग्मा से यहां डिनोट करूंगा। सिग्मा है स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ये यहां पे इसका फॉर्मूला है कुछ ऐसा। सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यूनिट क्या आएगी इसकी? यूनिट होगी न्यूटन फोर्स की अपॉन में मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल भी कह सकते हैं। डायमेंशन क्या आएगी? डायमेंशन ML-1 T-2 होती है। जो क्वांटिटी है ये बेसिकली स्केलर है, जिसको हम यहां पे टेंसर बोलते हैं। क्वांटिटी ये टेंसर होती है। अब प्रेशर की अगर बात की जाए तो प्रेशर का भी डेफिनेशन तो यही होती है, फॉर्मूला यही होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फिर क्या डिफरेंस है इन दोनों में, प्रेशर में और स्ट्रेस में? स्ट्रेस को अपन इधर समझते हैं, एक कोई ये रॉड है, कोई बॉडी, इस पे यहां पे इस क्रॉस सेक्शन पे हमने फोर्स लगाया, एक फोर्स F। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे इन पे हमने फोर्स लगाया। ये मॉलिक्यूल्स अपने से जो यहां पे अगले मॉलिक्यूल्स होंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के थ्रू उन पे फोर्स, वो उनसे अगले वालों पे, वो उनसे नेक्स्ट वालों पे, इस तरीके से आगे से आगे मॉलिक्यूल्स पे फोर्स जाता जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के इंक्रीमेंट की फॉर्म में। उसको इलॉन्गेशन के लिए अपन जो फोर्स लगा रहे हैं वो उसकी लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो उनमें आपस में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, या आपस में कई मॉलिक्यूल्स में एक एक्स्ट्रा टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी, एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा। ये वाला फोर्स जो इंटरनल फोर्स है बेसिकली ये पर यूनिट एरिया, इसको बोला जाता है स्ट्रेस। मतलब यहां पे अगर मैं ये वाले मॉलिक्यूल्स ले लूं, इन पे हमने कोई फोर्स नहीं लगाया था, इंटरनली आगे से आगे फोर्स डेवलप होता जा रहा है, तो इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस। क्या है स्ट्रेस के टाइप्स ऑफ स्टेप? एक तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन है, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन ऑफ मटेरियल। दो तरीके से अपन स्ट्रेस को डिवाइड कर रहे हैं। पहला वाला फोर्स की डायरेक्शन पे बेस्ड, और दूसरा डायमेंशन ऑफ मटेरियल। इसमें एक तो नॉर्मल है और दूसरा टेंजेंशियल है।
नॉर्मल का मतलब है अगर फोर्स परपेंडिकुलरली लगा रहे हैं, नॉर्मल मतलब फोर्स नॉर्मली लगेगा, और टेंजेंशियल का मतलब फोर्स की डायरेक्शन टेंजेंट। अगर टेंजेंट के अलोंग फोर्स लग रहा है तो टेंजेंशियल, और फोर्स अगर नॉर्मल मतलब सरफेस से परपेंडिकुलरली लग रहा है तो नॉर्मल आएगा। नॉर्मल को फिर से दो तरीके से, लॉन्गिट्यूडिनल और वॉल्यूमेट्रिक। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब फोर्स अगर लेंथ के अलोंग लग रहा है, और वॉल्यूमेट्रिक का मतलब अगर फोर्स वॉल्यूम के अलोंग लग रहा है। कैसे, वो भी आगे एग्जांपल से समझते हैं। इधर डायमेंशन ऑफ मटेरियल में टेंसाइल और कंप्रेसिव। टेंसाइल का मतलब अगर डायमेंशन बढ़ती है, डायमेंशन बढ़ रही है तो टेंसाइल, और कंप्रेसिव तब आएगा जब उसकी डायमेंशन लेंथ, एरिया या वॉल्यूम कम हो रहा होगा। अब इधर अपन इसको डिफाइन करने जा रहे हैं यहां पे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में। उधर मैंने एक ट्री फॉर्म में बना दिया कौन कौन से टाइप है, इधर डेफिनेशन के साथ में है। पहला वही है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन ऑफ मटेरियल। वही सारे पार्ट लिखे हैं, पहला नॉर्मल है, दूसरा टेंजेंशियल है। नॉर्मल की डेफिनेशन क्या है, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मल टू द सरफेस इट चेंजेस इन साइज ऑफ बॉडी। जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो बॉडी के साइज में चेंज करता है, और किधर को लगेगा, सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर लगना चाहिए। और ये जो टेंजेंशियल होगा, ये व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियली ऑन सरफेस ऑफ बॉडी, और ये चेंज करता है शेप में। ये शेप में, ये वाला जो था ये साइज में चेंज करता है। अब लॉन्गिट्यूडिनल और वॉल्यूम, इसके दो पार्ट थे। अगर लेंथ के पैरेलल लग रहा है, लेंथ के पैरेलल है और लेंथ को चेंज करने के लिए लगाया गया है तो हम उसको बोलेंगे कि वो लॉन्गिट्यूडिनल है। और अगर वॉल्यूम के अलोंग लग रहा है, मतलब वॉल्यूम को चेंज करने के लिए लगाया गया है फोर्स, तब उसको हम वॉल्यूमेट्रिक बोलेंगे। इधर मैंने अभी बता दिया टेंसाइल किसको बोला जाएगा, अगर डायमेंशन बढ़ती है। जैसे लेंथ है, अगर लेंथ बढ़ती है तो हम उसको बोलेंगे टेंसाइल। वॉल्यूम है तो वॉल्यूम बढ़ता है तो उसको टेंसाइल बोलेंगे। लेंथ या वॉल्यूम कम होगा अगर फोर्स लगाने से तो हम उसको कंप्रेसिव बोलते हैं। इधर कुछ इसके डायग्राम में, फर्स्ट वाले में एक रॉड है, ये रॉड यहां से अपन ने फिक्स कर रखी है, दूसरे एज पे अपन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये एक फोर्स है। अब देखो ये फोर्स इस वाली सरफेस पे परपेंडिकुलर नहीं लग रहा है तो ये नॉर्मल स्ट्रेस हुआ। दूसरी चीज लॉन्गिट्यूडिनल होगा क्योंकि लेंथ को बढ़ाने के लिए लगाया गया, ये फोर्स लेंथ इंक्रीज कराएगा, तो ये जो इस पे जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो इनमें से नॉर्मल और टेंजेंशियल में से नॉर्मल है, और लॉन्गिट्यूडिनल है क्योंकि लेंथ को बढ़ाने के लिए लगाया गया है। सही है। अब इस पे आते हैं डायमेंशंस पे, क्योंकि लेंथ बढ़ेगी यहां पे तो हम इसको टेंसाइल बोलेंगे। अगले वाले पे आते हैं, इसमें एक स्फीयर है, इसके चारों तरफ से एक फोर्स लगा रहे हैं। फिर से ये जो फोर्स लग रहे हैं वो सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहे हैं, मतलब नॉर्मल का ही एग्जांपल है। लेकिन वॉल्यूम के लॉन्ग, क्योंकि अब हम इसमें वॉल्यूम को चेंज करने के लिए फोर्स लगा रहे हैं तो ये वॉल्यूमेट्रिक हो जाएगा स्ट्रेस। और क्योंकि वॉल्यूम को कम करने के हिसाब से लगाया गया है, इसमें वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो हम इसको कंप्रेसिव बोलेंगे। अगर डायमेंशन इंक्रीज होती है तो टेंसाइल। अब डायमेंशन में लेंथ वॉल्यूम कुछ भी आ सकता है, और अगर कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है लेंथ या वॉल्यूम जो उसकी डायमेंशंस है, तब कंप्रेसिव होगा। इधर है अगर शेप चेंज किया जाए, ये एक बॉडी थी, बॉटम वाली साइड से फिक्स कर रखी है, टॉप वाली सरफेस पे हम सरफेस के पैरेलल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो अब ये सरफेस के पैरेलल आ गया तो इसका मतलब ये टेंजेंशियल हो जाएगा क्योंकि सरफेस के पैरेलल है। परपेंडिकुलर होता तो ये नॉर्मल होता। और टेंजेंशियल में भी, टेंजेंशियल के अंदर, हाँ इसके अंदर ये हमेशा शेप को चेंज करने के लिए यूज होगा, जबकि इधर जो थे ये दोनों साइज, देखो इसकी लेंथ बढ़ेगी, इसका वॉल्यूम कम होगा, तो नॉर्मल का काम है साइज को चेंज कराना, जबकि टेंजेंशियल का काम है शेप को चेंज कराना। ये जैसे एक ये पेंसिल थी, ये इसके ऊपर मैं यूं फोर्स लगा के यूं ऐसे फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा हूं तो ये भी टेंजेंशियल आएगा क्योंकि जो फोर्स लगा वो सरफेस के यूं पैरेलल लग रहा है। सही है। चलता हूं अगले टॉपिक पे, स्ट्रेन। इसी का दूसरा, स्ट्रेस अपन ने समझ लिया, अब स्ट्रेन है द चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट डायमेंशन। मतलब इसकी अगर डेफिनेशन लिखें अपन, सॉरी फॉर्मूला लिखें, फाई से हम इसको डिनोट करेंगे, ये फॉर्मूला होता है डेल वाई डिवाइडेड बाई वाई, जिसमें डेल वाई का मतलब चेंज इन डायमेंशन और वाई का मतलब ओरिजिनल डायमेंशन है। इसके लिए दूसरी डेफिनेशन, और द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय इनिशियल डायमेंशन ऑफ बॉडी। ये एक यूनिटलेस या डायमेंशन लेस क्वांटिटी है क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों क्वांटिटी सेम है, ऊपर चेंज है नीचे एक्चुअल क्वांटिटी है, क्वांटिटी तो सेम है ना,
तो फिर ये यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगी। अब इसमें भी वही तीनों लॉन्गिट्यूडिनल, वॉल्यूम और जो तीसरा शेयर या टेंजेंशियल था, वही तीन आएंगे। अगर लेंथ चेंज हो रही है तो लॉन्गिट्यूडिनल, वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक, और शेप में चेंज हो रहा है तो शेयर आएगा। सबसे पहले फर्स्ट वाला, एक रॉड ली, इस रॉड की लेंथ थी L, हमने इस पे एक फोर्स अप्लाई किया जिससे इसकी लेंथ अब हो गई L प्लस डेल्टा L, मतलब चेंज कितना आया डेल्टा L का। तो इसमें जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा उसको फाई L का मतलब लॉन्गिट्यूडिनल है, ये डेल्टा L चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ के इक्वल हो जाएगा। दूसरे वाले पे आते हैं, वॉल्यूम में एक स्फीयर का वॉल्यूम V था, आउटसाइड से इस पे यूं फोर्स लगाया है, ये फोर्स साइड में रह गया भाई, तो अब इस फोर्स की वजह से इसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है। अब वॉल्यूम हो गया V माइनस डेल्टा वी, तो चेंज कितना है डेल्टा V का, तो फाई जो वॉल्यूमेट्रिक आएगा वो डेल्टा V डिवाइडेड बाई V हो जाएगा। तीसरा ये केस है, इसमें एक कोई क्यूबिक स्ट्रक्चर बॉडी थी स्क्वायर की शेप में, यहां पे इसकी अपर सरफेस पे अपन ने फोर्स लगाया, तो ये वाली जो लाइन है, ये वाले जो मॉलिक्यूल्स थे पहले यहां पे थे, तो ये थीटा एंगल चेंज हुए हैं, जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने कितना एंगल चेंज किया है, थीटा। और ये इधर जो इतना डिस्प्लेसमेंट है ये x है, ये बेचारा डिस्प्लेसमेंट भी कूद के x इधर चला गया, ये यहां पे था, ये x डिस्प्लेसमेंट है, ये वाली जो लेंथ है ये L है, ये डिस्प्लेसमेंट x है। तो जो tan थीटा आएगा यहां से, इस वाले से tan थीटा जो होगा वो, हाँ x बाई L होगा, मैं इधर लिख रहा हूं tan थीटा इज इक्वल टू x बाई L, और थीटा को अगर फाई s एंगल में शेयर की फॉर्म में लिया जाए तो फाई s लेंगे, और जब एंगल स्मॉल होता है तो tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है, तो हम इसको पूरा tan लिखने के बजाय सीधे फाई लिख सकते हैं। तो फाई का फॉर्मूला क्या है, x बाई L, और s यहां सफिक्स में शेयर को डिनोट कर रहा है। उसके अलावा एक ये रोटेशन, आपका रोटेशन वाला, ये तो डायरेक्ट केस था जिसमें लीनियरली डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसमें रोटेट करा रहे हैं। एक कोई सिलेंडर है सॉलिड, एक साइड से फिक्स है, दूसरे वाले साइड पे अपन टॉर्क लगा रहे हैं, इसको रोटेट कराने के लिए टॉर्क लगेगा। इसमें इस वाली लाइन के अलोंग जो मॉलिक्यूल्स थे वो रोटेट होकर के, मतलब ए वाला मॉलिक्यूल अब बी पे चला गया है, तो ये वाले सारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये यहां आ चुके हैं कुछ ऐसे, मतलब यहां का मॉलिक्यूल इस जगह, ये मॉलिक्यूल इस जगह, ये वाला मॉलिक्यूल इस जगह, तो जो ऐसे लाइन थी वो रोटेट होके यहां चली गई है। तो इसने जो एंगल ये इधर इतना रोटेट किया वो फाई है, तो इसके लिए जो फाई का फॉर्मूला है वो आर थीटा बाई एल है। कैसे लिखा है मैंने इसको, ये एक आर्क है, आर्क ए बी जो आर्क लेंथ है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एंगल इंटू रेडियस। अच्छा यहां पे इस वाले सेंटर के अबाउट एंगल कितना रोटेट हुआ है, थीटा, तो रेडियस कितनी है ये आर, तो ये रेडियस इंटू एंगल, और इस वाले सेंटर के अबाउट देखेंगे तो एंगल फाई है और रेडियस कितनी है एल के बराबर है, तो ये रेडियस एल और एंगल फाई, जबकि ये वाली रेडियस आर और एंगल थीटा, तो ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन आपस में बराबर होंगे, मतलब फाई कितना आएगा, आर थीटा बाई एल हो जाएगा। तो ये एंगुलर रिस्पेक्ट में, ये लीनियर रिस्पेक्ट में, ये दोनों लॉन्गिट्यूडिनल या शेयर स्ट्रेन है, इधर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है। चलिए चलता हूं अगले वाले टॉपिक पे, हुक्स लॉ। क्या है हुक्स लॉ, फॉर स्मॉल स्ट्रेन स्ट्रेस अप्लाइड ऑन बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस और जो स्ट्रेन है वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन या फिर सिग्मा प्रोपोर्शनल टू फाई। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में तो स्ट्रेट लाइन आएगा, बस कंडीशन हुक्स लॉ की क्या है, इसमें स्ट्रेन की वैल्यू बहुत स्मॉल होनी चाहिए, विद इन इलास्टिक लिमिट होती है ये, उससे भी कुछ कम ही रहती है, विद इन इलास्टिक लिमिट ही होगी बस, मतलब बहुत स्मॉल स्ट्रेस या स्ट्रेन के लिए स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। इलास्टोमर्स कुछ मटेरियल हैं, मटेरियल विच डू नॉट फॉलो हुक्स लॉ, कुछ ऐसे भी मटेरियल हैं जो इस लॉ को फॉलो नहीं करते, लेस स्ट्रेन के लिए भी उनको बोला जाता है इलास्टोमर्स। एग्जांपल है टिश्यू ऑफ एओर्टा, ये आप सभी बायो के स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही होगा, ये हार्ट के अंदर कोई टिश्यू होते हैं, फिजिक्स वाले से ज्यादा आप इसको समझ सकते हो कौन से ये टिश्यूज हैं, ये मटेरियल जो होता है टिश्यूज का उसको इलास्टोमर्स बोलते हैं। इसमें अगर अपन ग्राफ बनाते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में तो ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ ना आकर के ये कर्व आता है, मतलब स्ट्रेस जो है स्ट्रेन की पावर 1 से मोर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सही है। इलास्टोमर्स वो मटेरियल्स हैं जो नहीं फॉलो करते हुक्स लॉ को, और एग्जांपल है टिश्यू ऑफ एओर्टा। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस प्रोड्यूस पर यूनिट स्ट्रेन
इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होगा हम उसी को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करता हूं इसको। देखो इसमें सिग्मा प्रोपोर्शनल टू फाई था, या फिर सिग्मा इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी जो कांस्टेंट आएगा वो ई है इनटू फाई, जिससे ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन फाई, या कह सकते हैं अपन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम ई से डिनोट कर रहे हैं। अब क्या आएगी इसकी यूनिट, इधर लिख रहा हूं, यूनिट स्ट्रेस जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल था, तो वह है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्ट्रेन अभी अपन ने देखा वो तो डायमेंशनलेस है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में जो स्ट्रेस की यूनिट है वही इसकी हो जाएगी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। अब आते हैं डायमेंशन पे। डायमेंशंस के लिए जो पास्कल की डायमेंशन है m L-1 T-2, जो प्रेशर की स्ट्रेस की सेम आती है, फोर्स अपॉन एरिया से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब क्वांटिटी कौन सी है, वो स्केलर है, ये क्वांटिटी है, ये स्केलर। क्या डेफिनेशन है, क्या इसका फॉर्मूला है, और यूनिट डायमेंशन एन कौन सी क्वांटिटी है। अब है डिपेंडेंसी, किस पे डिपेंड करेगा। पहला तो नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब जैसे ही मटेरियल का नेचर अपन चेंज करेंगे तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चेंज होगी। कॉपर की अलग होगी, स्टील की अलग, हर मटेरियल की अलग होगी। टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला, वो डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी हम कह सकते हैं वो डिक्रीज होती है। इंप्योरिटी अगर मिक्स करते हैं, अब इंप्योरिटी मिक्स करने पे जरूरी नहीं है, कंफर्म नहीं, कोई फिक्स नहीं है कि डिक्रीज होगा या इंक्रीज, वो डिपेंड करेगा कौन कौन से मटेरियल, अलॉय में कौन कौन से मटेरियल मिक्स किए गए। अब जो स्टील है, आयरन में कुछ और मटेरियल्स को मिक्स करके बनाते हैं अपन स्टील। अब स्टील ज्यादा इलास्टिक हो जाता है आयरन से, लेकिन वही अगर उसमें अपन ये सैंड मिक्स करके कास्ट आयरन टाइप बनाते हैं तो कम हो जाता है। तो डिपेंड करेगा कौन से मटेरियल में कौन सा मटेरियल मिक्स किया गया है, उसमें उसका इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होगा स्ट्रांग हो जाएगा या वीक हो जाएगा। तो इंप्योरिटी के लिए कुछ फिक्स नहीं कहा जा सकता कि कब इंक्रीज और कब डिक्रीज, दोनों हो सकता है इंप्योरिटी मिक्स करने पे, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करने पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिक्रीज ही होती है। उसके बाद में इंडिपेंडेंसी फोर्स, मतलब ये डायरेक्टली, ये जो ई है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, तो ये खुद यहां पे प्रोपोर्शनल जो कांस्टेंट आया है वो है, जिसकी वजह से ई इन दोनों पे डिपेंड। अब कितना उस पे फोर्स अप्लाई किया, उस पे स्ट्रेस पे कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, इन सब पे डिपेंड नहीं करेगा, वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा। कितना लेंथ में चेंज आ रहा है, कितनी उसकी लेंथ है, क्या उसकी डायमेंशन है, शेप साइज ऑफ बॉडी, इन सब पे डिपेंड नहीं करता मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सही है, चलता हूं अगले पे। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। सामने कर्व है, ऑलमोस्ट ऐसा ही कर्व आता है चाहे जिस भी मटेरियल के लिए अपन बनाते हैं, किसी भी सॉलिड बॉडी के लिए। इसमें अप साइड में वाई एक्सिस की तरफ अपन स्ट्रेस ले रहे हैं और एक्स एक्सिस की तरफ को स्ट्रेन ले रहे हैं। ये शुरुआत में जो पार्ट आता है, पहले स्ट्रेट लाइन आता है अप टू ए पॉइंट, यही हुक्स लॉ है। हुक्स लॉ में यही पढ़ा था कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन फॉर स्मॉल स्ट्रेन। स्मॉल स्ट्रेन तक ही ऐसा होगा, फिर ज्यादा स्ट्रेन में ये आपको दिख रहा होगा कि स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते। हम इसको स्लोप की फॉर्म में देखेंगे। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो है थीटा। तो थीटा पहले कांस्टेंट है, फिर डिक्रीज हुआ, सी पॉइंट के बाद फिर इंक्रीज हुआ है, और फिर लास्ट में डिक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल मैंने 5 पॉइंट ए बी सी डी ई बना दिए। ए पॉइंट है, यहां पे लिखा है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट पॉइंट, जिसको हुक्स लॉ पॉइंट भी बोलते हैं। ए पॉइंट जहां तक हुक्स लॉ फॉलो होगा, जहां तक स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जो बी पॉइंट है इसको इलास्टिक लिमिट पॉइंट बोला जाता है, जो यील्ड पॉइंट भी होता है। अब इलास्टिक लिमिट पॉइंट क्या है, शुरू में अपन ने इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन समझी थी कि वो मैक्सिमम मैक्सिमम फोर्स भी कह सकते हैं। अगर मैक्सिमम फोर्स बोलेंगे तो जहां तक प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी रिटेन रहेगी, सही है, या फिर जिस फोर्स पे जाकर के बॉडी के शेप में एक परमानेंट चेंज आ जाएगा।
इलास्टिक लिमिट से पहले अगर अपन डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देंगे तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में वापस आती है, और इलास्टिक लिमिट के बाद में अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ परमानेंट चेंज आ जाता है। तो किसको बोला जाता है इलास्टिक लिमिट पॉइंट, समझ आ गया, वो बी पॉइंट है। यहां पे सी, यहां पे इंक्रीजिंग स्लोप पॉइंट है, जहां से फिर से स्लोप जो है वो इंक्रीज होने लग जाता है। डी वाला पॉइंट है मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब इससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा इस ग्राफ में, मैक्सिमम यहीं पे आया। ई पे कम हो गया स्ट्रेस, स्ट्रेन बढ़ गई, पर ई डी से ई तक स्ट्रेन बढ़ रही है पर स्ट्रेस क्या हो रहा है, कम। तो जो डी पॉइंट है ये मैक्सिमम जो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला पॉइंट है वो होगा, और ई पॉइंट को अपन ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं। ई वो पॉइंट होगा जहां पे वो जो बॉडी होगी वो ब्रेक हो चुकी होगी। तो ये 5 पॉइंट्स हैं इसके अंदर। स्लोप वाइज पहले स्लोप कांस्टेंट है, फिर डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होकर के और फिर डिक्रीज होता है, और ऑलमोस्ट ऐसा ही शेप आता है। बी पॉइंट और ई पॉइंट में मैंने 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रखी हैं। स्टार्टिंग से लेकर के इस बी पॉइंट के बीच में जो है इसको इलास्टिक रीजन बोला जाता है, और इस वाले पार्ट को प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिक और इलास्टिक अपने शुरू में समझा, मतलब अगर हम बी पॉइंट से पहले ही फोर्स, जो डिफॉर्मिंग फोर्स का बी तक लेके आए, बी से पहले ही या बी पे आकर के हम फोर्स हटाएंगे तो ओरिजिनल लेंथ वापस होगी, बॉडी की ओरिजिनल शेप वापस आएगा। पर अगर बी को क्रॉस करके इधर कहीं भी ले आए, इस वाले लाइन में, इस वाले पार्ट में कहीं पे भी, तो क्योंकि प्लास्टिक रीजन में आ चुका है, अब उस बॉडी से डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद भी उसके शेप में कुछ ना कुछ चेंज बचा रह जाएगा। तो प्लास्टिक लिमिट मतलब जिसमें रीच करने के बाद, जिस रीजन में रीच करने के बाद उस बॉडी के शेप में परमानेंट चेंज आ जाएगा, और इलास्टिक रीजन का मतलब जिसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देंगे वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी। अब ई का फॉर्मूला था स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और यहां से डीई, ये जो है इसको हम सिग्मा डिवाइडेड बाई पाई, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन जो होगा इसको स्लोप tan थीटा बोल सकते हैं। तो बेसिकली जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का स्लोप ही होगा। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ के लिए स्लोप जो होगा वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, या tan थीटा बोलिए। तो थीटा हमें स्ट्रेन के साथ का एंगल लेना है। सही है, क्लियर है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब मैं अगले वाले पॉइंट पे चलता हूं। इलास्टिक हिस्टेरिसिस, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेन एनर्जी रिक्वायर्ड टू जनरेट अ गिवन स्ट्रेस इन मटेरियल एंड मटेरियल्स इलास्टिक एनर्जी एट दैट स्टेट। मतलब कितनी एनर्जी उसको दे, कितना वर्क करना पड़ा, सीधी सी बात है, कितना उस पर वर्क करना पड़ा किसी स्ट्रेन के लिए, और डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद उसी स्ट्रेस के लिए कितनी उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। उन्हीं का जो डिफरेंस है उसी को बोला जाता है इलास्टिक हिस्टेरिसिस। या यूं भी कह सकते हैं कि जो इसमें जो एलोंगेशन होगा, जो स्ट्रेन होगा, वो पीछे चलता है स्ट्रेस से। कैसे, उसको समझते हैं। ये पहले स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, फिर ये कर्व हुआ था, अगर याद आ रहा हो। ये पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को मैं बी पॉइंट ले रहा हूं पिछले वाले ग्राफ के हिसाब से। बी वाला इलास्टिक लिमिट पॉइंट था। अगर यहीं से हमने फोर्स को, यहां तक अपन ने पहले फोर्स इंक्रीज कराया बी पॉइंट तक, बी पे आकर के फोर्स को अपन डिक्रीज करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे डिक्रीज करना स्टार्ट करेंगे उसी ग्राफ पे वापस न जाकर के एक नए ग्राफ पे ये वापस जाएगा। तो अब किसी भी एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ, अगर हम लोड, या लोड का मतलब इधर स्ट्रेस है और इधर स्ट्रेन है, तो उसी लोड के लिए अगर अपन देखते हैं, ये वाला एक लोड था, यहां तक तो अपन ने बढ़ाया इसको, ये मान लो 100 कुछ है, कोई भी एक यूनिट ले रहे हैं, 100 यूनिट तक है। जैसे वो 90 पे पहुंच रहे हैं अपन, तो जब हम इंक्रीज कर रहे थे तब जो वैल्यू थी उससे ज्यादा वैल्यू है एलोंगेशन की, सेम स्ट्रेस के रेस्पेक्ट में, सेम लोड के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या हुआ, जो एलोंगेशन या स्ट्रेन है, इस साइड में स्ट्रेन था, स्ट्रेन पीछे रह गया ना, उसी स्ट्रेस के लिए स्ट्रेन जब इंक्रीज हो रहा था तब से डिक्रीज होते टाइम फोर्स के पीछे रह गया। इसी को बोला जाता है इलास्टिक हिस्टेरिसिस। अच्छा, इसमें अगर हम इस वाले पॉइंट से पहले फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करना स्टार्ट कर देंगे तो उसी जगह, भले ही ग्राफ अलग आएगा, ये बढ़ते टाइम, ये फोर्स के कम होते टाइम, पर फाइनली एलोंगेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि विद इन इलास्टिक लिमिट अपन ने फोर्स को हटाना शुरू कर दिया। लेकिन अगर बी को क्रॉस करके आगे किसी पॉइंट तक आ गए और यहां से जाएंगे तब भी उसी ग्राफ पे वापस ना जाकर के जाएगा नए ग्राफ पे, लेकिन अब कुछ ना कुछ परमानेंट एलोंगेशन बचेगा, क्योंकि अपन प्लास्टिक रीजन के अंदर आ चुके हैं।
यहां पे पिछले वाले से कंपेयर करते हुए किसको इलास्टिक रीजन और किसको प्लास्टिक रीजन बोला जा रहा है वो मैंने बताया, उसका एग्जांपल है ये। साथ ही साथ क्या है यहां पे इलास्टिक हिस्टेरेसिस, बेसिकली इलास्टिक हिस्टेरेसिस है किसी भी एक, जैसे 90 वाला ले लो, इतना स्ट्रेस प्रोड्यूस कराने के लिए कितना हमें उस पर वर्क करना पड़ा और उसी स्टेप पे फोर्स को हटाने के बाद कितनी उस पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई होगी, उन दोनों का जो डिफरेंस है वही यहां पे इलास्टिक हिस्टेरेसिस की एनर्जी है। और ये दिस एनर्जी इज डिस्पेस्ड एज इंटरनल फ्रिक्शन और हीट इन मटेरियल ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ टेस्टिंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग। मतलब पहले फोर्स बढ़ाया फिर फोर्स कम किया, इसको लोडिंग और अनलोडिंग बोलते। तो एक साइकिल में, एक कंप्लीट साइकिल के लिए जितनी एनर्जी डिसिपेट होगी हीट की फॉर्म में इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से मॉलिक्यूल के, वही है हिस्टेरेसिस एनर्जी। और इलास्टिक हिस्टेरेसिस क्या है वो भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। टाइप्स ऑफ मटेरियल, दो टाइप के मटेरियल पढ़ते हैं, एक डक्टाइल मटेरियल है, एक ब्रिटल है। डक्टाइल मटेरियल उसको बोलते हैं जिसकी लार्ज प्लास्टिक रीजन होगी, जिसकी स्मॉल प्लास्टिक रीजन है वो बोला जाता है ब्रिटल। जैसे दोनों फिर से मैंने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ये दोनों कर्व बना रखे हैं, इधर भी ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में कर्व है। देखो इसमें प्लास्टिक रीजन जो है वो बहुत बड़ा है और सेकंड वाले में कंपैरेटिवली जो प्लास्टिक रीजन है वो कम है। प्लास्टिक रीजन जितना कम होगा, इलास्टिक रीजन से कोई लेना देना नहीं है, इलास्टिक रीजन चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। इलास्टिक रीजन अगर बहुत लार्ज है, बड़ा है, तो वो ज्यादा डक्टाइल होगा, और प्लास्टिक रीजन अगर बहुत ज्यादा है तो वो ज्यादा डक्टाइल होगा, और प्लास्टिक रीजन अगर बहुत छोटा है देन वो ब्रिटल होगा। जितना कम होता जाएगा प्लास्टिक रीजन उतना ही मटेरियल ब्रिटल होता जाएगा। एग्जांपल आयरन, कॉपर, मेटल्स इसमें आएंगे, और इधर ग्लास हो गया, चाइना क्ले है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, कोल हो गया, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये हैं ब्रिटल के। अब इनमें ये जो मटेरियल्स हैं, इन मटेरियल में प्लास्टिक रीजन होता ही नहीं। आप बॉडी को खींचिए, रॉड है अगर ग्लास से बनी, उसको खींचिए तो इसमें परमानेंट एलोंगेशन नहीं आता, सीधे ब्रेक होती है। तो वो लेंथ जो चेंज हुई उसमें वो कितनी सी है, नेग्लेजिबल है। जो परमानेंट डैमेज होगी होने से पहले वो नेग्लेजिबल है, जिसकी वजह से प्लास्टिक रीजन इसका बहुत छोटा है। लेकिन वही एक आयरन की रॉड लीजिए और उसकी लेंथ को चेंज करिए तो वो काफी सारी इंक्रीज हो जाती है, जो परमानेंट उसमें डैमेज में आती है, परमानेंट चेंज में आती है। तो इसका प्लास्टिक रीजन ज्यादा है, इसका जो प्लास्टिक रीजन है वो बहुत कम है। चलिए चलते हैं अगले वाले पे। तो अब यह टॉपिक है टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है वो अपन पढ़ चुके हैं। अब टाइप्स क्या है उसके, तो 3 टाइप होते हैं, जिनमें से पहला अपन पढ़ने जा रहे हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या है डेफिनेशन इसकी, स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू डबल द लेंथ ऑफ बॉडी। मतलब बॉडी की लेंथ को डबल करने के लिए जिस स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट होगी वही यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है उस मटेरियल के लिए। और ये केवल सॉलिड बॉडीज के लिए वैलिड है, लिक्विड और गैस के लिए यंग्स मॉडुलस का कोई मतलब नहीं होता। या यूं बोलिए कि लिक्विड्स के लिए और गैसियस मीडियम के लिए जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो 0 होगा, क्योंकि उसमें लेंथ को डबल करने के लिए कितना फोर्स चाहिए ही नहीं ना। वाटर के लिए उसको तो आप जिस शेप में डाल दोगे, वाटर जिस कंटेनर में डाल दोगे उसका अपने आप शेप ले लेगा। तो शेप, उसकी लेंथ को डबल करना और गैस की लेंथ को डबल करना, ये दोनों यूजलेस टर्म है। तो दोनों के लिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का कोई मतलब नहीं है, ये केवल और केवल सॉलिड बॉडी के लिए ही वैलिड होगी। अब हमने ई से डिनोट किया था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को, जिसका फॉर्मूला था सिग्मा बाई फाई सिंस। अब E की जगह मैं Y यूज कर रहा हूं। E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था, Y यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ये इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो यही रहेगा, लेकिन ये दोनों लॉन्गिट्यूडिनल हो जाएंगे, सिग्मा L डिवाइडेड बाई फाई L। सिग्मा का फॉर्मूला था फोर्स अपॉन एरिया और फाई L का फॉर्मूला था डेल्टा L बाई L, जिससे यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या आ गया, Y इक्वल टू FL अपॉन A डेल्टा L। ये है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है इतना। अब दूसरी चीज जो भी बताई, ये केवल सॉलिड के लिए ही वैलिड होगा। हाँ, इसकी जो डेफिनेशन लिखी थी वो मैं एक बार लिख रहा हूं, सिंस डेल्टा L इक्वल टू L। मैं इसमें डेल्टा L और L इक्वल कर दे रहा हूं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जिससे Y कितना आ जाएगा, F डिवाइडेड बाई A जो सिग्मा है।
और यही अपन ने डेफिनेशन लिखी, स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू डबल द लेंथ। डेल्टा एल अगर चेंज इन लेंथ अगर एल के बराबर, इसका मतलब लेंथ को डबल करना ही तो हो गया। तो लेंथ को डबल करने के लिए जिस स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट होगी वही होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब है चेंज इन लेंथ ऑफ वायर, बस इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर देना। तो डेल एल इज इक्वल टू, यहां से डेल एल इधर ले आते हैं तो एफ एल अपॉन ए वाई, हम कह सकते हैं ये फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन लेंथ का। अब जैसे ये फर्स्ट वाला डायग्राम है, इसमें एक ये रॉड कोई वायर है, इसको हमने इधर से फिक्स कर रखा है, ये यहां से हिंज कर रखी है, इधर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और एक दूसरा इसी का एग्जांपल है, इसमें ये एक वायर है, इस वायर को या इस स्ट्रिंग को दोनों साइड हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट वाले में एक साइड फिक्स कर रखा है, एक ही साइड हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, पर दोनों साइड फोर्स लग रहा है, क्योंकि हम भले इस साइड में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहां रिजिड उधर को उतना ही फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, तभी ये रॉड इक्विलिब्रियम में, अदरवाइज इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती थी। अदरवाइज तो एक्सीलरेट करनी चाहिए थी ना, अगर रिजिड कोई फोर्स नहीं लगा रहा होता। तो दोनों साइड इसमें भी फोर्स लग रहा, चाहे हम एक ही साइड लगा रहे हो, दूसरी साइड से अपन ने फिक्स कर रखी है, या हम दोनों साइड लगा रहे हैं, तो इनमें दोनों में जो नेट फोर्स आएगा वो एफ आएगा। तो इसके लिए इन दोनों के लिए इतना इलॉन्गेशन आएगा। अगले पे आता हूं, इसमें इधर से अपन ने एक वायर को फिक्स कर दिया, दूसरे एज पे अपन ने एम मास हैंग कर दिया। तो इसके अंदर जो टेंशन आएगी टी, वो mg होगी, मतलब इस पे फोर्स mg आएगा क्योंकि हमने m टांग रखा है। दूसरे वाले केस में पुली के ऊपर से ये वायर है, ऐसे दोनों साइड m हैंग कर रखा है, तब भी इस वाले केस में भी इस स्ट्रिंग में जो टेंशन आएगी वो mg आएगी, क्योंकि इसके दोनों एजेस पे mg फोर्स लग रहा है। इधर भी mg फोर्स है, इस पे भी mg फोर्स है, दोनों एजेस पे। इसमें भी ऐसा ही है, इस एज पे वेट की वजह से mg आ रहा है, और अपर वाले एज पे जैसे इधर अपन ने बनाया था mg लगा रहा होगा ना रिजिड, तो दोनों एजेस पे mg फोर्स है, तभी टेंशन mg आ रही है। तो इन दोनों केसेस के लिए जो डेल्टा एल होगा वो f की जगह mg आएगा इंटू एल डिवाइडेड बाई ए वाई, इतना इनमें एलोंगेशन आएगा। बस ये ध्यान रखिएगा, किसी भी वायर में चाहे एक ही साइड हमें फोर्स दिख रहा हो केवल एफ, और चाहे दोनों साइड हम लगा रहे, तो ऐसा गलती मत करना कि जब हमने एक ही साइड लगाया तो एफ लेंगे, जब दोनों साइड लगा दी तो 2f ले लेना, ये गलती आपको नहीं करनी है। अगले पे आता हूं, नेक्स्ट टॉपिक है ड्यू टू इट्स ओन वेट। कोई भी एक रॉड है, उसको हैंग कर दिया, अपने ही वेट की वजह से जो उसमें एलोंगेशन आएगा। तो इसमें ये एल लेंथ m मास की रॉड है, इसका डायमीटर मैंने यहां नीचे जो ये विड्थ है वो d बना रखी है। अब देखो, जैसे ही इस पे इसको हैंग करेंगे, इस पे फोर्स आएगा, इसको ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स में कट कर दो, सबसे बॉटम मोस्ट जो एलिमेंट होगा उस पे कोई फोर्स नहीं होगा, लेकिन उससे जस्ट ऊपर जो सेकंड नंबर पे होगा नीचे से गिनने पे, उस पे पहले वाले का वेट लग रहा होगा, तीसरे वाले पे नीचे वाले 2 का, चौथी वाली जो आएगी एलिमेंट उस पे नीचे वाले 3 का, 5 वाले पे नीचे वाले 4 का। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे, हर नए एलिमेंट पे जो शॉर्ट एलिमेंट कट किया उन पे फोर्स बढ़ता जाएगा। तो जो एलोंगेशन आएगा वो ऊपर वाले पार्ट में ज्यादा आएगा, नीचे वाले पार्ट में कम होगा, क्योंकि नीचे वाले पार्ट में फोर्स कम है। अब ओवरऑल इसमें अपन को एवरेज फोर्स लेना पड़ेगा, तो फॉर्मूला तो वही चलेगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई। एफ कितना आएगा, mg नहीं आएगा, mg/2 आएगा, क्योंकि बॉटम पे जो फोर्स लग रहा है वो 0 है, और टॉप पे जो फोर्स लग रहा है वो mg, और हमें एवरेज लेना है। तो ये इज इक्वल टू mg/2 इंटू एल डिवाइडेड बाई 2ay, या फिर mgl डिवाइडेड बाई 2ay, कुछ इतना एलोंगेशन आ जाएगा। अब मास को डेंसिटी में कन्वर्ट कर दें, तो फिर डेल्टा एल इज इक्वल टू मास कितना होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है इसकी, एल है, इंटू रो इंटू जी एल डिवाइडेड बाई 2ay, ए से ए कैंसल, तो रो जी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y। ये दो रिलेशन है, ऊपर वाले रिलेशन मास की फॉर्म में और नीचे वाले रिलेशन डेंसिटी की फॉर्म में। अब यहां से अगर अपन देखते हैं सेकंड वाले फॉर्मूले से, ये वाला जो फॉर्मूला था, इसमें हमें डेल एल प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर दिख रहा है, रो जी 2 और y कांस्टेंट है, तो डेल एल प्रोपोर्शनल टू कितना, एल स्क्वायर। तो ग्राफ अगर बनाते हैं अपन डेल एल और एल के बीच में, तो पैराबोला शेप आएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर है, सही है। पर यहां पे हमें एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां से दिख रहा है, जो गलत है। कारण यह है क्रॉस सेक्शन एरिया, यहां पे मास कांस्टेंट है, भी कांस्टेंट क्या क्या चीजें, एम जी वाई
और 2, L और A दोनों कांस्टेंट नहीं है, तो यहां पे हम डेल्टा L प्रोपोर्शनल टू L नहीं लिख सकते, L बाई A लिखेंगे। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सिंस A इज इक्वल टू वॉल्यूम बाई लेंथ, सही लिख रहा हूं ये, तो यहां से A की वैल्यू पुट कर दो, ये कितना आ जाएगा? यहां से डेल्टा L प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर डिवाइडेड बाई V, V फिर कांस्टेंट है, तो डेल्टा L प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया? L स्क्वायर। यही चीज आ गई, मतलब ऐसा नहीं है कि यहां एक ही L दिख रहा है तो इसका मतलब डेल्टा L प्रोपोर्शनल टू L हो गया, इसमें भी डेल्टा L प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर ही है, अगर हमें बाकी सब कुछ कांस्टेंट लेकर के चलना है तो। सही है, क्लियर है ये? चलता हूं अगले पे। नेक्स्ट है वर्क डन। एक कोई रॉड है जिसकी लेंथ L थी, उस पे अपन ने एक फोर्स लगाया जिससे इतना लेंथ में चेंज आ रहा है, जिसको अपन ने डेल्टा L लिया है। अब सिंस y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई, यहां से फोर्स कितना आ जाएगा? ए डेल्टा एल, y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, जिससे f इज इक्वल टू कितना आएगा? y a डेल्टा एल डिवाइडेड बाई ए, ये फोर्स का फॉर्मूला आता है। अच्छा, वर्क, क्योंकि फोर्स यहां पे डेल्टा एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वेरिएबल फोर्स हो गया, वेरिएबल फोर्स के लिए हमेशा इंटीग्रेशन होता है, तो f ds cos थीटा, ये इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y a डेल्टा एल बाई एल फोर्स हो गया, ds की जगह d डेल्टा एल आएगा और cos 0 होगा। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू वाई ए डेल्टा एल स्क्वायर बाई 2l, या फिर वाई ए डेल्टा एल बाई एल को f लिख सकते हैं, तो ये f डेल्टा एल डिवाइडेड बाई 2 भी बन सकता है। तो फॉर्मूला आ गया वाई ए डेल्टा एल स्क्वायर बाई 2l या फिर f डेल्टा एल बाई 2, ये है एक्सटर्नल जो भी हम इस पे फोर्स लगाएंगे उसकी वजह से जो वर्क होगा, और ये अगेंस्ट इलास्टिक फोर्स है, ये जो वर्क हमने किया वो अगेंस्ट इलास्टिक फोर्स है, तो इलास्टिसिटी की वजह से जो वर्क होगा इस मटेरियल पे वो भी इतना ही होगा। अब ये अपन ने फोर्स का फॉर्मूला लिखा इधर, F इज इक्वल टू वाई ए डेल्टा एल बाई एल। अब मैं स्प्रिंग कांस्टेंट लिख रहा हूं इसका, देखो स्प्रिंग कांस्टेंट में F इक्वल टू कितना होता है? K इंटू एक्स है, यहां पे F इज इक्वल टू, अच्छा इसको K डेल्टा L लिखा जाए, क्योंकि इस जगह अपन डेल्टा एल एक्स की जगह एक्सपेंशन कितना है? डेल्टा एल ले रहे हैं, तो वाई ए डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। अब इनको कंपेयर करें, डेल्टा एल से डेल्टा एल कैंसिल, तो K का जो फॉर्मूला आता है वो वाई ए बाई एल आ जाता है, ये है स्प्रिंग कांस्टेंट। अब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के रेस्पेक्ट में ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं इस टाइप से, इनके बीच की जो लेंथ है वो L है, तो यही जो फॉर्मूला यहां आएगा K इज इक्वल टू वाई ए बाई एल, ये इज इक्वल टू वाई, एरिया यहां से L स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, L से L कैंसिल होकर के K इक्वल टू वाई एल, एक ये रिलेशन है। स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी जो है इनटू इंटरमोलिकुलर जो गैप होगा, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो गैप होगा वो L है, तो Y इंटू एल है। K का फॉर्मूला वाई ए बाई एल है या K इज इक्वल टू वाई इंटू एल है, दोनों में फर्क है। यहां L उस मटेरियल की लेंथ है, उस वायर की जो बॉडी हम यूज कर रहे हैं, और यहां पे जो L है, ये वाला L बेसिकली गैप है दो मॉलिक्यूल्स के बीच का, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये L अलग है और इस वाले केस के लिए जो L अपन यूज कर रहे हैं ये अलग है, इंटरमोलिकुलर गैप होगा। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, अब पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेशन से ही पता है, जितना भी वर्क हम करेंगे अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, और यहां पे जो इलास्टिक फोर्स था इसके अंदर वो इलास्टिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके अगेंस्ट इस फोर्स ने जितना भी वर्क किया होगा वो इस बॉडी में एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। यहां पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? द वर्क डन अगेंस्ट इलास्टिक फोर्स within elastic limit is stored in body in form of potential energy, मतलब जितना भी इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क हुआ होगा बस विद इन इलास्टिक लिमिट होना चाहिए, क्योंकि इलास्टिक लिमिट के बजाय अगर प्लास्टिक लिमिट में आ गए तो हमें पता है वहां पे परमानेंट एलोंगेशन आ जाता है, मतलब वहां पे जो इलास्टिक फोर्स है वो एज अ कंजर्वेटिव फोर्स नहीं रहता, और पोटेंशियल एनर्जी केवल कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट ही होती है। तो ये जो फॉर्मूला है ये विद इन इलास्टिक लिमिट ही लगेगा, और जितना यहां पे वर्क आया एक्सटर्नल वाला यही पोटेंशियल एनर्जी U हो जाएगी। U इज इक्वल टू सेम रिलेशन है वाई ए डेल्टा एल स्क्वायर बाई 2l या फिर F डेल्टा एल बाई 2, बस कंडीशन ये है इसके लिए विद इन
विद इन इलास्टिक लिमिट होना चाहिए, विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के बजाय प्लास्टिक लिमिट में आते ही वर्क तो होगा, लेकिन अब वो 100% कन्वर्ट नहीं होगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। लेकिन विद इन इलास्टिक लिमिट जितना हम वर्क करेंगे अगेंस्ट इलास्टिक फोर्स, मतलब ये वाला जो फॉर्मूला था ये हूबहू पोटेंशियल एनर्जी के लिए लगेगा। लास्ट है पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। अब पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी को यूडी से डिनोट कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यू का फॉर्मूला एफ डेल्टा एल बाई 2 है और ये ए इंटू एल आएगा। एफ बाई ए को स्ट्रेस और इस वाले पार्ट को स्ट्रेन बोल सकते हैं, तो ये इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ऑल्सो वाई का फॉर्मूला स्ट्रेस बाई स्ट्रेन था, तो एक बार स्ट्रेस हटा दें, मैं फॉर्मूले तीनों फॉर्मूले एक साथ लिख रहा हूं। यू डी आएगा हाफ सिग्मा इंटू फाई, ये वाला। अब सिग्मा की जगह हम वाई फाई पुट कर दें, तो ये हाफ वाई फाई स्क्वायर, और फाई की जगह यहां से सिग्मा बाई वाई पुट कर दें, तो ये सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y। ये तीन रिलेशन है जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड, एक बार सीरीज और एक बार पैरेलल में। तो एक में तो mg लगा दिया है, एक बार हैंग कर दी है दो रॉड्स, और एक बार दोनों पे हम कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेकर के फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये दोनों सीरीज में है और यहां पे ये दोनों पैरेलल में है। तो पहले सीरीज वाले में ये वाला केस मैं ले रहा हूं, इससे एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस वाले केस को यूज कर रहा हूं। दो रॉड लेंथ L1 L2 और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी Y1 Y2 है। एक एज पे फोर्स अगर अपन ने F लगाया है तो F1 और F2 दोनों F के बराबर होंगे, मतलब जितना हमने फोर्स लगाया वही तो दोनों रॉड पे आएगा। तो F इज इक्वल टू F1 इक्वल टू F2। इसमें क्या है, ये दो रॉड्स हैं इधर, इन दोनों को एक साथ फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों पे फोर्स डिवाइड होगा, तो इधर F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 हो जाएगा। मतलब इस पे अगर F1 आया, नहीं इस पे F2 और इस पे F1 आ रहा है, तो F जो होगा वो F1 प्लस F2 के बराबर होगा। सही है। दूसरा, इसमें अगर पहली रॉड में एलोंगेशन डेल्टा L1, दूसरी वाले में डेल्टा L2 हो रहा है, तो L जो आएगा टोटल एलोंगेशन वो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 होगा, जबकि यहां से आपको दिख रहा होगा डेल्टा L1 और डेल्टा L2 तीनों सेम होंगे। इसमें एलोंगेशन सेम आएगा, फोर्स डिवाइड होगा। इस वाले केस में फोर्स सब पे सेम होगा लेकिन एलोंगेशन का सम हो जाएगा। अब जो y का फॉर्मूला था, y इज इक्वल टू FL अपॉन ए डेल्टा L, इसको हम यूज करेंगे। इधर हमें डेल्टा L की जरूरत है, तो डेल्टा L की रिलेशन क्या आएगी, FL अपॉन AY। तो ये FL अपॉन AY, FL अपॉन AY इस रॉड के लिए होगा जो दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए बनाई गई है, इज इक्वल टू F1 L1 अपॉन A1 Y1 प्लस F2 L2 अपॉन A2 Y2। अब जो सेम है, जैसे F कॉमन एंड कैंसल, तीनों में सिमिलर है। ए जो एरिया है वो भी यहां पे सेम है। बचा क्या, L बाई वाई बच रहा है, मतलब L बाई वाई इज इक्वल टू L1 बाई Y1 प्लस L2 बाई Y2। तो यहां से y कितना आ गया, y इज इक्वल टू L जो कि L1 प्लस L2 होगा, डिवाइडेड बाई L1 बाई Y1 प्लस L2 बाई Y2। ये फॉर्मूला है जिसको आप डायरेक्टली रट सकते हो अगर सीरीज में दो रॉड लगी हुई हैं। तीन रॉड हो जाएंगी तो एक पार्ट यहां प्लस का L3 और डिवाइडेड बाई प्लस का L3 बाई Y3 और ऐड कर देना है। इसमें आते हैं, इसमें F का फॉर्मूला पुट कर दें, तो YA डेल्टा L बाई L इज इक्वल टू Y1 A1 डेल्टा L1 बाई L1 प्लस Y2 A2 डेल्टा L2 बाई L2। इसमें लेंथ सेम है तीनों और उनमें एलोंगेशन सेम है, तो यहां से y की रिलेशन कितनी आ जाएगी, Y1 A1 प्लस Y2 A2 डिवाइडेड बाई टोटल एरिया। टोटल एरिया है कितना, A1 प्लस A2। ये इधर फॉर्मूला, इन फॉर्मूलों को डायरेक्टली रटा जा सकता है। अब अगर दोनों लेंथ सेम कर दें, एक मैं केस बना रहा हूं यहां पे। फर्स्ट वाले में इफ L1 इज इक्वल टू L2, L1 और L2 भी अगर सेम कर दिए जाए तो y इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई Y1 प्लस 1 बाई Y2 आएगा। और इसमें अगर अपन
A1 और A2 को इक्वल कर देंगे, तब y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2 के इक्वल हो जाता है। अब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का दूसरा वाला पार्ट है जो है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये सबके लिए वैलिड है फॉर ऑल सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, जबकि यंग्स मॉडुलस केवल सॉलिड बॉडी के लिए वैलिड था। बल्क सबके लिए वैलिड होता है। स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू डबल द वॉल्यूम ऑफ बॉडी, इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं। बल्क मॉडुलस को हम बी से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला है इसका डेल्टा पी वी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी, जिसमें बी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है एंड डेल्टा पी यहां पे चेंज इन प्रेशर, वी वॉल्यूम, और डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम। जैसे यहां पे इसके अंदर कोई भी गैस, लिक्विड, सॉलिड कुछ भी हो सकता है। ये इसके ऊपर एक पिस्टन है। अब इस पिस्टन को अगर इधर को मूव करा दे तो इतना डिस्प्लेसमेंट दिया, ये डेल्टा वी होगा, इतना वॉल्यूम में चेंज हुआ, जबकि ये टोटल वी था। वी का मतलब जो टोटल वॉल्यूम है और डेल्टा वी का मतलब जो चेंज इन वॉल्यूम हुआ। डेल्टा पी जितना प्रेशर हमने इस फोर्स की वजह से जो प्रेशर में चेंज किया है। अब अगर लिक्विड के इनसाइड में है, फॉर इनसाइड लिक्विड, किसी भी लिक्विड के अंदर, जैसे सी के अंदर अपन जाते हैं, वहां के लिए डेल्टा वी, देखो इसके लिए डेल्टा वी बाई वी जो आएगा, ये तो डेल्टा पी बाई बी लिख सकते हैं, और इस वाले फॉर्मूले का कोई लेना देना नहीं है जो मैंने यहां कंडीशन लिखी। हाँ, इस अब जो कंडीशन मैं लिख रहा हूं, इसके लिए डेल्टा पी जो होगा, चेंज इन प्रेशर, ये इक्वल टू रो जी एच, ये पता है सबको, बस ये वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूं। तो जो डेल्टा वी बाई वी है, ये इज इक्वल टू रो जी एच डिवाइडेड बाई बल्क मॉडुलस। ये एक रिलेशन है फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा वी बाई वी क्या होगा? फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, जो रो जी एच डिवाइडेड बाई बी है, जिसमें रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच उसके अंदर डेप्थ। जैसे यहां से ये सी है, सी वाटर है ये, अब इसमें यहां पे पॉइंट ले रहे हैं तो ये एच लिया जाएगा, ये वाटर सरफेस है, सी की सरफेस है, तो सरफेस से जो डेप्थ होगी वो एच है, और बी इस वाटर मटेरियल का बल्क मॉडुलस हो जाएगा। इसके अलावा किसी भी बॉडी के लिए v इक्वल टू m इज इक्वल टू v इंटू रो, और जो हमेशा कांस्टेंट होता है। अब इसमें अगर अपन एरर एनालिसिस डिफरेंशिएशन वाला मेथड लगाएं तो हम डेल v डिवाइडेड बाई v प्लस डेल रो डिवाइडेड बाई रो इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, या फिर डेल v बाई v इक्वल टू माइनस ऑफ डेल रो बाई रो। मतलब फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम और फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी दोनों हमेशा इक्वल होंगी। माइनस साइन केवल ये बता रहा है कि एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, और वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। माइनस केवल यही बता रहा है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे। तो यहां से इसे हम इक्वल टू डेल रो बाई रो भी लिख सकते हैं। मतलब फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम या फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी इनसाइड डेप्थ ऑफ लिक्विड इक्वल किसके है? रो जी एच अपॉन बी के। ये जो पार्ट अपन ने पढ़ा ये केवल और केवल लिक्विड के इनसाइड वैलिड है, ये फॉर्मूला, और ये सारी बातें हर मटेरियल के लिए वैलिड होती हैं। चलते हैं अपन अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट है शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसमें वही स्ट्रेस रिक्वायर्ड फॉर यूनिट शियर स्ट्रेन इन बॉडी, ये इसकी डेफिनेशन है। इसको दो तरीके से अपन ने बनाया है, जिसमें एक बार लीनियर फोर्स के रेस्पेक्ट में और दूसरी बार टॉर्क के रेस्पेक्ट में। देखो पहले लीनियर फोर्स के रेस्पेक्ट में यहां पे जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगा S इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला सिग्मा अपॉन फाई होता है। ये हमेशा यही होगा, सिग्मा S अपॉन फाई S। इसको हम ईटा से भी वैसे डिनोट कर सकते हैं। ये इज इक्वल टू सिग्मा कितना होता है? फोर्स अपॉन एरिया, तो F डिवाइडेड बाई A, और फाई S अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, फाई यहां से ये फाई डिवाइडेड बाई L, तो ये इक्वल टू FL अपॉन A फाई। कुछ ऐसी ईटा की वैल्यू आ रही है। लेकिन अगर ये वाला केस है, इसमें ये एक सिलेंडर है सॉलिड, इसको इधर से अपन ने फिक्स कर रखा है, इधर से रोटेट करा रहे हैं, थीटा एंगल अपन ने रोटेट कराया। तो हमने क्या किया होगा, इसके ऊपर ये जो इसी का इधर से व्यू लिया गया, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं। ये फोर्स हमने बिल्कुल एज पे लगाया होगा। इस फोर्स F की वजह से
इसमें ये रोटेशन आएगा इधर थीटा, और इस वाली साइड में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, जो एंगल आता है, वो फाई होता है। इसमें ये जो फोर्स है इसकी वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो इस पे कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा इसको रोटेट कराने के लिए, उस टॉर्क का जो फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू ईटा पाई आर टू दी पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाई 12। ये फॉर्मूला, मतलब इतना टॉर्क हमें इस पे अप्लाई करना पड़ेगा इसको थीटा रोटेट कराने के लिए। इसमें ईटा यहां पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, पाई सबको पता है, आर ये इसकी रेडियस है सिलेंडर की, एल इसकी लेंथ है, और थीटा वो एंगल है जितना इसको रोटेट कराया गया है। अब टॉर्क का जो जनरल फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू वो सी थीटा होता है। इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो सी आ रहा है ईटा पाई आर टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 2l। ये जो c है यहां पे, इसको हम टॉर्सनल कांस्टेंट बोलते हैं। मतलब इस सॉलिड सिलेंडर के लिए, ये वाला जो सॉलिड सिलेंडर है, इसके लिए जो टॉर्सनल कांस्टेंट है c, वो कितना आ रहा है ईटा पाई आर टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 2l। अब अपन कंपेयर कर रहे हैं, टॉर्सनल कांस्टेंट ये है, इट इज इक्वल टू टॉर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट द सिलेंडर बाई यूनिटी। मतलब एक एंगल, एक रेडियन रोटेट कराने के लिए जितना हमें टॉर्क चाहिए होता है वही है टाउ इज इक्वल टू सी इंटू थीटा। तो सी कितना है टाउ बाई थीटा, थीटा को 1 रेडियन ले लिया, तो एक रेडियन रोटेट कराने के लिए जितना टॉर्क चाहिए उसी को बोला जाता है टॉर्सनल कांस्टेंट। अब दो टाइप के सिलेंडर है, पहले वाला सिलेंडर को अपन हॉलो और दूसरे वाले को सॉलिड मान लें, दोनों को ऊपर से फिक्स कर रखा है, नीचे से रोटेट करा रहे हैं, तो दोनों के लिए जो रिलेशन आएगी सी इक्वल टू ईटा पाई आर टू द पावर 4 अपॉन 2l, ये तो सॉलिड के लिए हो गया। हॉलो में क्या होगा, इनसाइड इतने पार्ट में तो कोई मटेरियल है ही नहीं, इधर मटेरियल है इधर मटेरियल है, इनर रेडियस है a और आउटर रेडियस b है, तो ये r की जगह b टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4 हो जाएगा। इसके लिए जो टॉर्सनल कांस्टेंट है हॉलो के लिए, मतलब एक तो सॉलिड है, जैसे ये एक सिलेंडर है, ये वाला जो सिलेंडर है ये सॉलिड है, पूरा सॉलिड है, ये इसका एक्सिस है, ये रेडियस r है। दूसरा वाला जो सिलेंडर है वो इस टाइप से हॉलो बना रखा है। अब हॉलो के लिए इनर और आउटर रेडियस अलग अलग आएगी, इसमें मटेरियल होगा, इसमें ये सेंटर आएगा, इसका एक्सिस ये है रेडियस a, और ये वाली रेडियस कितनी है b है, तो इसमें रेडियस की जगह कितना आएगा b टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4। अब if same amount of material is used in both, मतलब दो अपन को पिलर्स बनाने हैं, उन दोनों में सेम मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, तो देखो पहले वाले में इसमें अगर मटेरियल सेम होगा तो ये तो बना सपोज सॉलिड, लेंथ में दोनों की सेम रख रहा हूं। अब ये सॉलिड है, इतने में जो मटेरियल यूज करेंगे, अगर वही मटेरियल अपन हॉलो में यूज कर रहे होंगे यूं, तो उसकी रेडियस बहुत ज्यादा आ जाएगी, ये कुछ ऐसा बन जाएगा यूं, इसमें केवल इतने में ही मटेरियल, तो अगर अमाउंट उतना ही, जितना इसमें मटेरियल यूज हो रहा है उतना ही इसमें मटेरियल यूज हो रहा है, तो इसके लिए CS होगा, CS सॉलिड वाले का जो टॉर्सनल कांस्टेंट है, और इसका CH होगा, तो सीधी सी बात है CH ग्रेटर आएगा CS से। अब अपन फिर से दो पिलर बना रहे हैं जिनकी आउटर रेडियस सेम है, मतलब ये सॉलिड है और आउटर रेडियस सेम रखते हुए ये अपन ने हॉलो बना दिया। अब इसमें इन दोनों में से जो ज्यादा मजबूत होगा वो CS ग्रेटर होगा CH से। इधर सॉलिड वाला ज्यादा मजबूत होगा, ज्यादा रिजिड होगा, और इसमें हॉलो वाला। अगर सेम अमाउंट ऑफ मटेरियल, मतलब जितना कंक्रीट से अगर बना रहे हैं, तो दोनों में उतना ही कंक्रीट अगर यूज करेंगे तो हॉलो वाला जो होगा, क्योंकि अंदर से खोखला है वो, तो उसके लिए रेडियस ज्यादा आ जाएगी, सॉलिड में कम आएगी। लेकिन अगर आउटर रेडियस दोनों की बराबर रख रहे हैं तो फिर इसमें हमें ज्यादा मटेरियल, ज्यादा कंक्रीट यूज करना पड़ेगा, इसमें कंक्रीट कम यूज होगा, तब ये वाला ज्यादा रिजिड हो जाएगा, वो ज्यादा मजबूत होगा। सही है। अब टॉपिक है ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या है? द मैक्सिमम स्ट्रेस अ मटेरियल कैन विदस्टैंड बिफोर इट ब्रेक्स इज कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेस। टूटने से पहले, या कह लो जिस स्ट्रेस पे जाकर के टूट जाएगा वो ब्रेकिंग स्ट्रेस, और जिस फोर्स पे जाके टूट जाएगी कोई बॉडी उसको अपन ब्रेकिंग फोर्स बोलते हैं। अब E का फॉर्मूला था सिग्मा बाई फाई, इससे सिग्मा कितना आएगा E इंटू फाई। अब E है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो जो सिग्मा है उसकी डिपेंडेंसी किस पे हो गई? नेचर ऑफ मटेरियल, जो जो ई में था, टेम्परेचर एंड इंप्योरिटी, ये तीन अपन ने पढ़ी थी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, और कौन सी इंप्योरिटी, मतलब वो एलॉय है या प्योर मटेरियल है। सही है।
या फिर सिग्मा बी का जो फॉर्मूला है वो एफ बी अपॉन ए होता है, तो यहां से जो एफ बी आएगा ये इज इक्वल टू सिग्मा बी इंटू ए आ जाएगा, ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा, ये एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहां से जो ब्रेकिंग फोर्स है वो एरिया पे डिपेंड करेगा, तो इन तीनों के साथ साथ जिन पे ये डिपेंड करा, एडिशनली इसमें क्या आएगा, एडिशनली आ रहा है, ये एडिशनल है, वो तीन तो आएंगे ही आएंगे, एडिशनली इसमें एरिया भी आ रहा है। मतलब अगर हमसे पूछा जाए ब्रेकिंग स्ट्रेस किस पे डिपेंड कर रहा है, तो इन तीन फैक्टर्स पे, और ब्रेकिंग फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, तो इन तीन के साथ साथ एरिया पे भी। मतलब अगर हम दो वायर ले रहे हैं, एक ये वायर है, एक दूसरी वायर है, इसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, इसमें जितना हम वेट हैंग कर पाएंगे उससे ज्यादा वेट इसमें हैंग कर पाएंगे, क्योंकि वेट का मतलब फोर्स है और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। तो फर्स्ट वाले से अगर सेकंड वाले का एरिया डबल कर दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो अगर हम यहां W वेट हैंग कर पा रहे हैं तो इसमें हम मैक्सिमम 2W वेट हैंग कर पाएंगे। लेकिन मटेरियल का स्ट्रेस यहां जितना होगा उतना ही यहां, क्योंकि ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा, मटेरियल दोनों जगह सेम है, वो शेप कैसा है बॉडी का, क्रॉस सेक्शन एरिया कम है कि ज्यादा, इस पे डिपेंड नहीं करता है। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस केवल मटेरियल पे, उसके टेम्परेचर और इंप्योरिटी पे भी, और जो फोर्स होगा वो साथ में उसके साइज पे भी डिपेंड करेगा कि वो कितनी थिकर बॉडी है या कितनी थिन बॉडी है। अगला है एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल। जो इलास्टिक बिहेवियर है किसी मटेरियल का, इसके लिए अपन ये तीन केस बना रखे हैं यहां पे, अभी चौथा अगले वाले पेज पे पढ़ेंगे। क्रॉस सेक्शन ऑफ रोप ऑफ क्रेन, एक क्रेन है, उसकी जो रस्सी होगी जिससे हम एम बॉडी को, इस मास को, इस बॉडी को उठाने का काम करेंगे, ये वो रोप है, इसका मिनिमम कितना क्रॉस सेक्शन रखा जाए। क्रेन है, क्रेन का काम क्या है, बड़ी बॉडीज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना, तो जो उनकी रस्सी रहेगी, जो रोप रहेगी, उसका क्रॉस सेक्शन भी तो रखना पड़ेगा कम से कम, कि उससे पतली कर देंगे तो वो टूट जाएगी, तो हमें कम से कम एक क्रॉस सेक्शन देना पड़ेगा। वो क्रॉस सेक्शन अपन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए सिग्मा जो इस रस्सी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, इस स्ट्रिंग में जो प्रोड्यूस हो रहा होगा, वो लेस रहना चाहिए या इक्वल, जो बाउंड्री कंडीशन है ब्रेकिंग से कम रहना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। अच्छा, फॉर्मूला क्या है इसका स्ट्रेस का, F बाई ए इज लेस देन और इक्वल टू सिग्मा बी। F यहां पे mg है, तो mg डिवाइडेड बाई ए लेस देन और इक्वल टू सिग्मा बी, या फिर A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई सिग्मा बी। ये है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रूफ का फॉर्मूला। कम से कम क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए, mg अपॉन सिग्मा बी। m जिस मास को उठाना है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो 9.8 होता है, और सिग्मा बी जिस मटेरियल से बना रखी है रस्सी, उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस है। अगले पे आते हैं, मैक्सिमम हाइट ऑफ टावर, माउंटेन, पिलर। कोई माउंटेन है, कोई पिलर है, कोई टावर है, ये उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है। अब देखो, ये जो टावर है, इस पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस इसके बॉटम पे लगेगा, बिल्कुल बॉटम पे, क्योंकि वेट सारा उसी पे आएगा। तो अगर ये टूटा तो नीचे से ही टूटेगा, ऊपर तो स्ट्रेस कम होगा क्योंकि फोर्स कम होगा। तो अगर टूटता है तो यही टूटेगा, बस अगर यहां टूटने से बच गया तो ये कोई दिक्कत ही नहीं है इसको। तो हमें बिल्कुल बॉटम पे जो सिग्मा है वो फिर से ब्रेकिंग स्ट्रेस से कम रखना पड़ेगा, ज्यादा नहीं हो सकता। सिग्मा का फॉर्मूला फिर से F बाई ए है, इज लेस देन और इक्वल टू सिग्मा बी। फोर्स फिर से mg होगा, वेट ही तो लग रहा है उसका, डिवाइडेड बाई ए इज लेस देन और इक्वल टू सिग्मा बी। m को हम यहां पे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम आएगा क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, ये हो गया वॉल्यूम, इंटू मटेरियल की डेंसिटी इंटू g, ये mg है, डिवाइडेड बाई a लेस देन और इक्वल टू सिग्मा बी। a से a कैंसल, h इज लेस देन सिग्मा बी डिवाइडेड बाई रो जी। ये है फॉर्मूला हाइट का। कम से कम हाइट, सॉरी, ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, सिग्मा बी डिवाइडेड बाई रो जी। इससे ज्यादा हाइट करते ही टूट जाएगा यहां से। अच्छा, अगला जो केस है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ सस्पेंडेड रॉड। इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें अगर टूटता है तो नीचे से, इसमें ऊपर से। यहां पे एक रॉड थी, बॉडी उसको सस्पेंड कर रखा है, तो इसमें सारा वेट यहां आएगा ना, तो अगर टूटेगी यहां से, नीचे से नहीं टूट सकती। ये नीचे से ही टूटनी थी, ऊपर से नहीं, क्योंकि सारा वेट इस पे नीचे आ रहा था। तो बाकी सब कुछ सेम है, यही सेम चलेगा इसमें, बस टूटने के पॉइंट अलग अलग है। तो इसके लिए भी जो फॉर्मूला आएगा L का, शुड बी लेस देन और इक्वल टू सिग्मा बी डिवाइडेड बाई रो जी। कम से
मैक्सिमम इतनी लेंथ होगी तब तक तो नहीं टूटेगा, इससे ज्यादा लेंथ होते ही रस्सी ऊपर से या ये जो भी रॉड है ये ऊपर से टूट जाएगी। अगला है शेप ऑफ पिलर्स, गिर्डर्स, बीम एंड रेल्स। सबसे पहला ये देखो, ये पिलर बनाया है। पिलर का शेप पुराने जमाने में ऐसा था, आजकल ऐसे पिलर्स बनने लग गए। अब ये पिलर है, इसके ऊपर यहां वेट आना है, तो देखो इसमें क्या होता है, अपर क्रॉस सेक्शन ज्यादा रखा जाता है लोअर वाला, और मिड में कम रख दिया जाता है, बीच में मटेरियल कम कर लेते हैं तो मटेरियल का खर्चा बच जाता है। अगर पूरे में मटेरियल भर देंगे तो ज्यादा मटेरियल यूज होगा, कंक्रीट बच गया ना। दूसरी चीज, ऐसे शेप का बेनिफिट क्या है, कंक्रीट तो बचा लिया, खर्चा कम हुआ, साथ में बेनिफिट देखो इसमें, यहां पे ऊपर, इसके ऊपर जो भी बॉडी होगी, कोई ब्रिज है, फ्लाईओवर निकाल रखा या कोई बिल्डिंग है, कुछ भी, उसका वेट आएगा। तो इस वाले पोजीशन पे, यहां पे इस जगह पे जो फोर्स आएगा mg होगा, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला F जो कि mg है यहां पे डिवाइडेड बाय एरिया होगा। तो यहां से ज्यादा चौड़ा बनाने का मतलब क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो जो स्ट्रेस होगा वो कम हो जाएगा, मतलब उसके टूटने के चांसेस कम हो जाएंगे। सही है। अब अगर ये पूरा बना देते अपन, ये इस पूरे में मटेरियल भर देते, तो इसका वाला जो यहां मटेरियल था उसका भी तो वेट यहां आ जाता है ना। तो यहां वेट जितना ज्यादा, भार जितना ज्यादा, उतने ही स्ट्रेस ज्यादा, उतने टूटने के चांसेस ज्यादा। तो अब ऐसा करने से क्या हुआ, अगर ये शेप है, बीच का मटेरियल हमने बचा लिया तो खर्चा भी कम हो गया, और कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ साथ बॉटम पे स्ट्रेस भी कम रहा क्योंकि वेट कम रहा। तो ये सही, एकदम सही पैटर्न है कि अगर ऊपर क्रॉस सेक्शन ज्यादा, नीचे क्रॉस सेक्शन ज्यादा देते हैं तो स्ट्रेस भी कम रहेगा, और दूसरी चीज स्ट्रेस भी कम, टूटने के चांसेस भी कम, और कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा। इसके अलावा ये शेप जो रहता है ये ऐसे नहीं बनाया जाता, यूं वरना यहां से टूट सकता है, इसको यूं धीमे धीमे ऐसे स्लाइटली डिक्रीज किया जाता है। उसका क्या बेनिफिट है, वेट नीचे की तरफ को लगेगा तो mg का एक कंपोनेंट इधर को आ जाएगा जो F परपेंडिकुलर होगा, और एक तो इसके पैरेलल चला गया। पैरेलल वाला तो इसको तोड़ेगा नहीं, वो तो टेंजेंशियल स्ट्रेस देगा। परपेंडिकुलर वाला जो देगा वही तो शेप बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो परपेंडिकुलर वाला फोर्स mg से कुछ कम हो गया, तो ऐसा रखने से ये और फोर्स वेट से और कम हो जाएगा, कंपोनेंट ही तो यूज हो रहा है, जिससे टूटने के चांसेस और डिक्रीज हो जाएंगे। सेम इसके जैसी स्टोरी यहां पे है। ये बीम्स हैं, गिर्डर्स जिनको बोलते हैं, जो गांवों वगैरह में अगर शायद देखे होंगे लोगों ने कि वो छत के ऊपर डाल के फिर ऊपर से वो लकड़ी की वो लगा करके, ईंटें लगा के मिट्टी वगैरह डाली जाती थी, तो वो इस टाइप से होते थे। अब इनका भी वही कंसेप्ट है, बीच वाला जो पार्ट है यहाँ का मटेरियल बचा दिया गया, कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, और जहां पे वेट आना है ऊपर और नीचे, इन दोनों जगह क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है ताकि स्ट्रेस जो है वो कम रहे और वो ना टूटे। और यही सेम चीज, ये रेल जो पटरी होती है ट्रेन की, जिस पर ट्रेन चलती है, उसका भी देखो स्ट्रक्चर ऐसा है, यहां क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, यहां क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, बीच में से यहां पे कम कर दिया गया है। तो ये सब में ऑलमोस्ट सारे शेप जो हैं वो सिमिलर से हैं, कंसेप्ट सबके पीछे सेम है, शेप थोड़े थोड़े सारे अलग हैं। ठीक है जी।